ओके, हम रिसेप्टर्स की बात कर रहे थे। हमने कहा था कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपके आउटसाइड वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस है उसको बता रहे होते हैं, डिटेक्ट कर रहे होते हैं। और कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो इनसाइड आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं। जो बाहर वाले स्टिमुलस को बताएंगे उसको हम एक्सटीरोसेप्टर्स कहेंगे, जो अंदर वाले बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको बताएंगे उसको हम इंटेरोसेप्टर्स कहेंगे। आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें अल्फा, बीटा और डेल्टा, ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि आउटसाइड जो वर्ल्ड है उसको उसके चेंजेस को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें गोल्जी टेंडन ऑर्गन की, तो वो आपकी बॉडी के अंदर जो क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको डिटेक्ट कर रहा होता है। गोल्जी टेंडन ऑर्गन ने बेसिकली मसल टेंशन को डिटेक्ट करना होता है। इसको हम जीटीओज भी बोलते हैं। इसको याद रखने का जो तरीका है उसमें टी टेंडेंस और टी टेंशन। तो जीटीओज आर बेसिकली वो रिसेप्टर जो कि आपके मसल टेंशन को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो इंटेरोसेप्टर है दैट इज जीटीओज। देन आपके पास क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन 34 में वो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सेंसेशन है जो कि डोर्सल कॉलम जो मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम कैरी नहीं करता। अब आपके पास ना जो सारी सेंसेशंस हैं उनको ब्रेन तक पहुंचाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे पाथवे होते हैं, जिसके अंदर एक पाथवे है डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम। दूसरा इज एंटेरोलैटरल सिस्टम, जिसको हम स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट भी बोलते हैं। थर्ड आपके पास ट्राइजेमिनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है। और फोर्थ आपके पास स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट होता है। मतलब अलग अलग रास्ते हैं जिनके थ्रू अलग अलग सेंसेशंस ने ब्रेन तक जाना है। अब ना जो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम है उसको याद रखने का एक और आसान तरीका है पीटीवी चैनल, अगर आपको पता हो क्या होता है। पीटीवी से याद रख लो कि जो डोर्सल कॉलम है ना वो पीटीवी को जो है उस वो सेंसेशन डिटेक्ट करता है। पी से प्रोप्रियोसेप्शन, टी से टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है फाइन टच। एक ऐसा टच, लेट्स से कि आपकी बॉडी के ऊपर अगर मैं बहुत दो नीडल्स रखूं और वो इतने पास रख दूं, अगर आपको यहाँ पे डॉट नजर आ रहा है, लेट्स से एक नीडल यहाँ पर रख दूं और एक नीडल यहाँ पर रख दूं, ठीक है। आपकी बॉडी अगर ये कहे ना कि दो नीडल्स रखी गई हैं, टू पॉइंट को वो डिस्क्रिमिनेट करी है, तो ये वाली सेंसेशन भी आपके डोर्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कस ही जो है वो कैरी करता है टू योर ब्रेन। पी टी और वी इज वाइब्रेशन। तो बेसिक जो पीटीवी है, मैम तीसरा पी इज प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब होता है कि अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और अपने राइट हैंड को ऊपर रेज करूं, तो मुझे आंखें बंद करके भी पता चलेगा कि मेरा जॉइंट किस पोजीशन के अंदर है। ठीक है, तो जॉइंट की पोजीशन को बेसिकली डिटेक्ट करना इज प्रोप्रियोसेप्शन। पीटीवी प्रोप्रियोसेप्शन, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन जिसको मैं फाइन टच भी बोल सकती हूँ, और वी इज वाइब्रेशन। ठीक है, तो इस सबको अगर, और इसके साथ साथ फाइन प्रेशर, बस एक चीज। तो ये तीन जो सेंसेशन है वो डोर्सल मीडियल की है, लेकिन जो पेन है वो एंट्रोलेटरल का काम होता है। एंट्रोलेटरल जो ट्रैक्ट है यानी जिसको हम स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट बोलते हैं वो ये सेंसेशन को कैरी करता है। मैम पेन का दोबारा बता दे। पेन के लिए एंटेरोलैटरल सिस्टम विच इज स्पाइनोथैलेमिक सिस्टम, उसका काम होता है पेन की सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचाना। ठीक है, ओके मैम। इसके साथ साथ जो क्रूड टच है ना, एक ऐसा टच जिसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा फाइन चीज की जरूरत नहीं है। अब लेट्स से फाइनो, मैं क्रूड को आपको समझाई दूं। अगर मैं एक छोटी सी बारीक सी चीज को पकड़ी हूँ और मुझे पता चल रहा है कि ये बटन है या ये एक पीनट है या एक ये कोई बिल्कुल बारीक एक बिल्कुल फाइन सी चीज, और दूसरा अगर मैं क्रूड टच को बोलूं कि मैंने हाथ लगाया और मुझे लग रहा है कि ये सॉलिड चीज है, या मैंने हाथ लगाया और मुझे लग रहा है कि ये लिक्विड है, तो ये एक क्रूड है जिसके अंदर मुझे बहुत सारी फाइन जो है वो सेंसेशन नहीं समझ आ रही है। ठीक है, तो क्रूड और फाइन में ये फर्क होता है। जो फाइन टच है वो डोर्सल कॉलम का फंक्शन है, वो सेंसेशन को जो है लेके जाता है। और जो क्रूड टच है ना, वो सेंसेशन आप लेके जाता है एंट्रोलेटरल, जिसको हम स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस होता है इसके अंदर, फाइन टच और क्रूड टच का। इसके बाद आपके पास आता है एनाल्जेसिया सिस्टम का कंपोनेंट क्या नहीं है। एनाल्जेसिया सिस्टम है क्या? ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे पेन को सप्रेस किया जाता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी पेन हो रही है तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी ब्रेन क्या करेगा, कैसे सिस्टम को एक्टिवेट करेगा कि जो उस पेन की शिद्दत को सप्रेस करेगा, कम करेगा, ताकि हमें बहुत ज्यादा पेन ना हो। उसमें क्या क्या चीजें कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले आपका पेरी एक्विडक्टल ग्रे और पेरी वेंट्रिकुलर एरिया, ये मीजेंसेफेलॉन और अपर पॉन्स के पार्ट्स हैं।
पेरी एक्विडक्टल ग्रे और पेरी वेंट्रिकुलर एरिया। एक चीज ये हो गई। दूसरा, राफे मैग्नस न्यूक्लियस और न्यूक्लियस रेटिकुलरिस पैराजाइडेंटोसेलुलरिस। ये वो स्पेल्स कास्ट करते हैं ना, वो हैरी पॉटर वाले, वैसे नाम लगता है। तो इसको आप थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, पेरी एक्विडक्टल ग्रे और पेरी वेंट्रिकुलर एरियाज, राफे मैग्नस न्यूक्लियस और न्यूक्लियस रेटिकुलरिस पैराजाइडेंटोसेलुलरिस। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ सब्सटेंसेस जिसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप प्लीज अपने नोट्स में लिख लो। आपके पास सब्सटेंस में आता है एनकैफेलिन, सेरोटोनिन, बीटा एंड्रोफिन, मेट एनकैफेलिन, ल्यू एनकैफेलिन और डायनोर्फिन। मैम रिपीट कर दें। मैं कर देती हूँ। एनकैफेलिन, ENKAPHALIN। एनकैफेलिन के साथ ही इसके आगे मेट लगा दो, MET, और इसके आगे ल्यू लगा दो, LEU। मेट का मतलब मेथ्यूनिन होता है और ल्यू का मतलब ल्यूसीन होता है। ये 3 एनकैफेलिन हो गए। इसके अलावा सेरोटोनिन, बीटा एंडोर्फिन और डायनोर्फिन, DYNORPHIN। ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसने आपके पेन को सप्रेस करना होता है। इधर गिवन ऑप्शंस के अंदर जिसने आपके पेन को सप्रेस करना था, एनाल्जेसिया सिस्टम उसका पार्ट नहीं था, दैट वाज पल्विनार। पल्विनार बेसिकली हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है थैलेमस। थैलेमस में ना बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, उसका एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम पल्विनार बोलते हैं, जिसके अंदर आपकी मीडियल और लैटरल जेनिकुलेट बॉडी आता है, जो कि अभी आपका इसका पार्ट नहीं है, वो न्यूरो एनाटॉमी जब पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे। सिर्फ आप एक चीज याद रख लो कि पल्विनार आपके थैलेमस का एक न्यूक्लियस है, विच इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ एनाल्जेसिया सिस्टम। और एनाल्जेसिया सिस्टम वो सिस्टम था जिसने आपकी पेन को सप्रेस करना था ताकि आपको बहुत ज्यादा पेन फील ना हो। देन मैम कम्स जी। मैम, ये जो सब न्यूक्लियाई लिखे हैं इनका आपने क्या बताया था, ये किस सिस्टम का पार्ट है? ये सब भी आपके पास ना एनाल्जेसिया सिस्टम का ही पार्ट है, क्योंकि क्वेश्चन था कि कौन पार्ट नहीं है, तो ओनली अल्फा इज नॉट अ पार्ट। लेकिन बाकी ये जो सारे न्यूक्लियस ये मैंने जो बोले हैं या लिखवाए हैं, ये जो सब्सटेंसेस मैंने बताई हैं, ये सब के सब एनाल्जेसिया सिस्टम का पार्ट होते हैं। ANALGESIA, एनाल्जेसिया सिस्टम। ठीक है। Then is question number 36, which is true for lower motor neuron। अब बेसिकली आपके मोटर न्यूरॉन्स क्या है, नाम से पता चल रहा है कि ऐसे न्यूरॉन्स हैं जिसमें जाके आपके मसल्स को जो है वो इनोवेट करना है। ये आपका ब्रेन था, इस तरह करके बना देते हैं। ये ब्रेन था, यहाँ से न्यूरॉन्स आ रहे थे, इन्होंने स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रिले किया, इंटर न्यूरॉन्स के साथ उन्होंने जंक्शन बनाया, और इंटर न्यूरॉन से फिर नए न्यूरॉन्स आए और इसने जाके आपके मसल्स को इनोवेट किया। ठीक है, तो जो ऊपर से न्यूरॉन्स आ रहे थे ना, ये वाले, इनको हमने बोल दिया अपर मोटर। यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर थे उसको हमने बोल दिया इंटर न्यूरॉन्स, और फिर थर्ड जो मसल तक जा रहे थे उसको हमने बोल दिया लोअर मोटर न्यूरॉन्स। इनका काम क्या है, ब्रेन से इसने सिग्नल लेके आना है मसल तक, ताकि मसल को वो कंट्रैक्ट या रिलैक्स या जो भी उसकी नीड है उसके हिसाब से उसको करे। तो यहाँ पर अगर हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन में कोई चोट लगती है, खराबी आती है, उसको हम अपर मोटर न्यूरॉन लीजन कह रहे हैं, और अगर लोअर वाले में आती है तो उसको हम लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन कह रहे हैं। उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपके पास लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है तो उसके लिए क्या ट्रू है। अब आपके पास ना अगर पेशेंट आता है तो उसकी कंडीशन देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि उसको क्या अपर मोटर न्यूरॉन का कोई इशू है या लोअर मोटर न्यूरॉन का है। अगर तो उसके मसल बहुत ही अकड़े हुए हैं, स्पैस्टिक कंडीशन के अंदर हैं, तो ये अपर मोटर न्यूरॉन की फाइंडिंग है। अगर उसके मसल बिल्कुल ढीले से पड़े हुए हैं, अगर आप लोगों ने कभी CVA का पेशेंट या फालिज का पेशेंट देखा हो ना, तो उसमें देखना आपको डिफरेंस नजर आएगा। आपको मिलता है फाइंडिंग, बिल्कुल ऐसे ढीला सा मसल पड़ा होता है, उसका कोई टोन नहीं रहती, उसको फ्लैसिडिटी कहते हैं। वो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन का जो है वो फाइंडिंग है। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, मसल टोन। जब मसल स्पैस्टिक होता है तब उसकी टोन इंक्रीज करती है। अगेन अपर मोटर न्यूरॉन में मसल की टोन इंक्रीज करेगी, लोअर मोटर के अंदर मसल की टोन डिक्रीज करेगी। चार्ली ऑप्शन में टेंडन रिफ्लेक्स इज एब्सेंट। टेंडन रिफ्लेक्स क्या है कि अगर आप लोगों ने कभी नी रिफ्लेक्स देखा हो, नी जर्क रिफ्लेक्स, कि अगर आप बैठे हो ना सिटिंग पोजीशन के अंदर, अपनी लेग्स को नीचे हैंग करो और टेंडन के ऊपर जो आपके पास हैमर होता है ना, उससे स्ट्राइक करो, तो आपके
जो टेंडन है वो खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मसल खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट करेगा और आपकी टांग जो है ना वो एक झटके से आगे जाएगी। तो इसको हम टेंडन रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। आपके डिफरेंट टेंडन्स को हम करते हैं, जैसे जॉ रिफ्लेक्स भी होता है, इस तरह नी रिफ्लेक्स भी होता है, नी टेंडन रिफ्लेक्स भी होता है, नी जर्क रिफ्लेक्स। तो ये सारे रिफ्लेक्सेस अपर मोटर न्यूरॉन में ना नॉर्मल से ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन लोअर मोटर न्यूरॉन के अंदर ये बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर अपर मोटर में होता है तो ये एग्जैजरेटेड फॉर्म के अंदर आते हैं, लेकिन लोअर मोटर में जो आपके टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं वो बिल्कुल एब्सेंट हो जाते हैं। क्लोनस क्या है? अब क्लोनस होता है कि लेट्स से पेशेंट ना सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटा हुआ है, सीधा लेटा हुआ है, और मैं उसके पाँव को डोर्सीफ्लेक्शन में लेके जाऊं, कुछ सेकंड्स के लिए वहीं पे रखूं। डोर्सीफ्लेक्शन का मतलब है कि जो आपकी फिंगर्स हैं वो टुवर्ड्स द पर्सन आ रही हैं। मैंने उसको रखा, कुछ सेकंड्स के लिए रखा, जब मैंने छोड़ूंगी ना तो उसका पाँव खुद ब खुद आगे पीछे यूं पेंडुलर मूवमेंट करना शुरू हो जाएगा। इस चीज को हम बोलते हैं क्लोनस। अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है तो उसके अंदर क्लोनस प्रेजेंट होता है, ये काम होगा। लेकिन अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है तो उसके अंदर क्लोनस एब्सेंट होता है। तो अल्फा, बीटा और डेल्टा अपर मोटर की फाइंडिंग है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की फाइंडिंग है, और टेंडन रिफ्लेक्स का एब्सेंट होना लोअर मोटर न्यूरॉन की फाइंडिंग है। ठीक है, देन आपके पास इस पूरे टेस्ट का जो सबसे इजी क्वेश्चन, दैट वाज क्रेनियल नर्व। आपने एक से लेके ये सारी क्रेनियल नर्व के ना अपने नाम याद रखने हैं। इसमें अब मुझे आप में से कोई एक बच्चा आंसर कर दे, 11th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? एसेसरी। जी, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व होती है। अब हमारे पास ना 12 नर्व्स हैं, 12 हम लोगों ने क्रेनियल नर्व्स देखनी है। सीक्वेंस लाजमी तौर पर याद रखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है याद रखने के लिए, थोड़ा सा टाइम लगाओ, याद रहता है। मैं रिपीट करने लगी हूँ सारे नर्व्स, मैं ना सीक्वेंस वाइज करूंगी। तो 1 इज ऑल्फैक्टरी, सेकंड इज ऑप्टिक, थर्ड इज ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ इज ट्रॉक्लियर, fifth is trigeminal, sixth is abducens, seven is facial, eight is vestibulocochlear, nine is glossopharyngeal, 10 is vagus, 11 is spinal accessory, यहाँ इसको accessory भी कहते हैं, और 12 is hypoglossal। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। यहाँ पे 11th का उसने पूछा हुआ था विच इज स्पाइनल एसेसरी, और मुझे लग रहा था कि शायद जिसने निमोनिक बना के याद रखा हो वो एसेसरी की जगह एब्ड्यूसेंस को करते, इसलिए मैंने उसको ऑप्शन में डाला था, ताकि आप एक दफा अच्छे से याद कर लो अपने पेपर से पहले कि वो क्रेनियल नर्व्स में क्या, कौन किस पोजीशन पे है। वैसे ज्यादातर ना जो आपके पास आता है वो थर्ड का पूछते हैं, फिफ्थ का, सेवेंथ का और एट्थ का और 10 का। 3 5 6 6 नहीं 7, 7 8 और 10 ये ज्यादातर पूछते हैं। अच्छा, आपके पास अब नेक्स्ट है, पेशेंट प्रेजेंट हुआ है, इम्पेयर्ड गेट है। इम्पेयर्ड गेट का मतलब है कि वो ठीक से चल नहीं पा रहा। आंखों की पेंडुलर मूवमेंट है। पेंडुलर मूवमेंट का मतलब क्या है कि मैं लेट्स से उसका आईबॉल अगर ड्रॉ करूं, ये आईबॉल है, तो आपसे बात करते करते ना या उसकी आंखें ऊपर नीचे हो रही हैं, बिल्कुल यूं झटका से लग रहा है, या उसकी आंखें एक साइड से दूसरी साइड पे जा रही हैं, पेंडुलम की तरह, जैसे पेंडुलम यूं यूं करके मूव करता है वैसे वो मूव कर रही है। ठीक है, अब हमारे पास आंखों की पेंडुलर मूवमेंट्स को क्या कहते हैं? ठीक है, और पेशेंट की जो फाइंडिंग थी उसके अंदर ये भी बताया कि वो जब पेन पकड़ने लगा है तो उसके हाथ कांपना शुरू हो गए। इसको हम बोलते हैं इंटेंशन ट्रेमर्स, कि जब आप कोई काम करने लगो तब आपके जो ट्रेमर्स हैं वो अपेयर हो। ये सब फाइंडिंग बेसिकली क्या बता रही है कि आपका जो सेरिबेलम है ना उसके अंदर कोई इशू है। एक ये बात हो गई। दूसरी बात की जो उसने ऑप्शंस दी हुई है उसका, उन सब का मतलब क्या है? ऑप्शंस के अंदर जो पहला है डिसडाइडोकोकाइनेसिया, इसका मतलब क्या है कि पेशेंट जो है ना, डिसडाइडोकोकाइनेसिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आप ऑल्टरनेट रैपिड मूवमेंट नहीं कर पाते। यानी आप एक हाथ अपने सामने रखो और दूसरा उसके ऊपर रखो, पहले ऐसे रखो, अपना राइट हैंड अपने ऊपर रखना है और ऐसे रखना है कि आपका जो पाम है ना वो आपकी तरफ फेस कर रहा है, फिर आप पाम को नीचे करो, फिर ऊपर करो, फिर रैपिडली ये चीज करो। जो सेरिबेलर के पेशेंट्स होते हैं वो ये रैपिड मूवमेंट नहीं कर पाते, वो अटक जाते हैं, वो सीधे रखेंगे उल्टा रखने लगेंगे अटक जाएंगे, फिर सीधे रखने लगेंगे अटक जाएंगे। लेकिन नॉर्मल पेशेंट क्या करेगा, सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा वो आराम से कर सकता है। तो जो ऑल्टरनेट मूवमेंट्स, रैपिड मूवमेंट्स हैं उसको हम डिसडायडोकोकाइनेसिया बोल रहे हैं, जो नहीं कर पा रहा। निस्टैग्मस हम बोलते हैं कि आंखें जो हैं उसके अंदर जर्की मूवमेंट या पेंडुलर मूवमेंट हो रही है। डिसआर्थरिया क्या है कि आपकी जो स्पीच है उसके अंदर वो कुछ सेरेबल्स को ऊंचा बोल रहे हैं, जैसे बोलते बोलते वो एकदम से ऊंचा हो जाए,
और फिर वो बोलते बोलते एकदम से आहिस्ता हो जाए, तो दिस इज डिसआर्थरिया। ये भी आपके पास जो है वो सेरिबेलर लीजन की ही फाइंडिंग है। लास्ट आपके पास डिसमेट्रिया है। डिसमेट्रिया का मतलब है कि पेशेंट इस चीज का अंदाजा नहीं लगा पा रहा कि अगर वो अपना हाथ आगे कर रहा है तो वो कितना आगे करेगा। लेट्स से कि अगर वो अपना इवन आप हाथ को देख लो कि उसने अपना हाथ ना आपके फिंगर पे अपनी फिंगर टच की है, उसके बाद आपने उसको कहा कि यहाँ से अपनी फिंगर लेके ना अपने नोज के पास टच करो, तो आंखें बंद करनी है उसने इस टाइम पे, वो अपनी नोज को टच नहीं कर पाएगा। या अगर हम बात करें कि आपने उसको कहना है कि यहाँ पे मेरा हाथ है और यहाँ पर आप थोड़ी डिस्टेंस पे अपना हाथ रख लेना है और उसको बोलना है कि मेरे हाथ के ऊपर अपनी फिंगर लगाओ, तो वो लाता 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 उसकी फिंगर या तो आगे चली जाएगी या पीछे रुक जाएगी, आपके हैंड पर इंटेंशनल पॉइंट पर उसका नहीं जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं डिसमेट्रिया, कि वो डिस्टेंस को भी ठीक से मैयर नहीं कर पा रहा। तो ये सब चीजें कब होती हैं, जब आपके सेरिबेलम के अंदर कोई ना कोई इश्यू होता है। लेकिन यहाँ पर उसने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अगर आपकी आंखों के अंदर आईबॉल का जो ट्रेमर है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम निस्टेगमस बोलते हैं। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ किडनी। तो आपकी किडनी से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही जो मेजर फंक्शन आता है वो है कि इसने यूरिन प्रोडक्शन करनी होती है। लेकिन किडनी के और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि उसने, जैसे अभी हम ब्लड सेल प्रोडक्शन के अंदर बात कर रहे थे ना कि एरिथ्रोपोइसिस करनी होती है, तो एरिथ्रोपोइसिस के लिए जो हमें प्रोटीन चाहिए होती है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन चाहिए होता है, वो भी किडनी ने ही रिलीज करना होता है। इसके साथ साथ कैल्शियम की रेगुलेशन भी करता है। इसके साथ साथ ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड ऊपर नीचे हुआ है या किसी भी इशू से किसी भी वजह से ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे है, तो एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट करना है। ये सारे के सारे फंक्शंस आपकी किडनी के ही होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि रीनल फंक्शंस में, तो ये सारे के सारे आर द फंक्शंस ऑफ योर किडनी। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, ये सारे भी आपके किडनी के ही फंक्शन होते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे प्रोस्टाग्लैंडिन की सेक्रीशन, एंजियोटेंसिन, ब्रेडिकाइनिन, CAMP या ATP, इन सब की सेक्रीशन भी आपकी किडनी ही करती है। तो किडनी का बहुत वास्ट रोल है। आप जो बहुत सारे लास्ट फंक्शंस में हैं जो जो ये बताया वो बता दें। लास्ट में ये है कि जो आपकी किडनी है वो एंजियोटेंसिन रिलीज करती है, ब्रेडिकाइनिन सिक्रिएट करती है, CAMP साइक्लिक AMP सिक्रिएट करती है, और ATP भी सिक्रिएट करती है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स को भी सिक्रिएट करती है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस होते हैं आपके किडनी के। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 40 है। एक पंप आपके सामने दिया हुआ है, सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड पंप, आपने इसकी लोकेशन बतानी थी। तो जब हम बात कर रहे होते हैं कि आपके नेफ्रॉन की, नेफ्रॉन इज बेसिकली योर स्ट्रक्चरल जो फंक्शनल यूनिट है आपके किडनी का, उसको हमने डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। हर सेगमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पंप होते हैं। हर पंप का काम है या उसने एब्जॉर्प्शन करनी है या उसने सिक्रीशन। सबसे पहले आपके जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है उसमें आपने याद रखना है सोडियम ग्लूकोज पंप, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट जो, और सेकंड आपके पास सेगमेंट बनता है लूप ऑफ हेनले। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। एक यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, एक डिसेंडिंग पार्ट होता है, ये आपके पास, हमारे पास प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, ये डिसेंडिंग है। असेंडिंग में ये थिन है और फिर आगे थिक आ जाता है, इतना लेट्स से थिन है और इसके आगे थिक वाला पार्ट आ जाता है। थिक पार्ट के बाद डिस्टल ट्यूब्यूल बनता है जो कि कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाके और फिर नीचे ब्लैडर के अंदर जाता है वो। ठीक है, अब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर सोडियम ग्लूकोज और सोडियम हाइड्रोजन काउंटर पोर्ट जो होता है वो आपने याद रखना है। लूप ऑफ हेनले में जो डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब जो है ना, दैट इज ओनली परमेएबल टू वाटर। वहां पे कोई भी सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन कुछ भी नहीं हो रहा होता। ये इसका मेजर पॉइंट जो आपने याद रखने हैं। फिर आपके पास असेंडिंग थिन लिम्ब की बात करें ना, तो उसके अंदर इट इज इम्परमेएबल टू वाटर, यहाँ से किसी भी किस्म के वाटर ने बाहर नहीं जाना। जो आपके पास थिक पार्ट है, थिक पार्ट के अंदर क्या होता है, आपके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैनल्स होते हैं जिसके अंदर सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड पंप आता है। इसके साथ साथ स्पेशल चैनल होता है पोटेशियम का। इसके साथ सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट होता है। तो आपने जो चीजें यहाँ पे याद रखनी है वो ये सब चीजें हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपके बेसिकली जो थिक पार्ट है ना, थिक वाला रिपीट कर दें।
ठीक है, थिक के ऊपर हमें 3 पंप्स याद रखने हैं। वन पंप जो कि आपके क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया हुआ है, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड पंप, एक ये। दूसरा पंप इज स्पेशल सेपरेट पोटेशियम चैनल। तीसरा पंप है सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट। अब ये सेगमेंट क्या करता है, इट इज ऑल्सो इम्पर्मिएबल टू वाटर, इसने पानी को ना दोबारा रीअब्सॉर्ब नहीं करना, लेकिन ये क्या कर रहा है कि बहुत सारे आयंस को दोबारा बॉडी के अंदर लेकर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं एक सोल्यूशन को डाइल्यूट करना चाहती हूँ तो यहाँ मैं उसके अंदर पानी ज्यादा ऐड करूंगी, यहाँ मैं उसमें से सोल्यूट को बाहर निकाल दूंगी। तो ये जो थिक वाला सेगमेंट है ना, ये पानी को तो छेड़खानी कर नहीं सकता, तो ये क्या करता है, बहुत सारे जो सोल्यूट्स हैं उसको बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से ये यूरिन को डाइल्यूट करता है, इस वजह से हम थिक पार्ट को डाइल्यूटिंग सेगमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये वाला चैनल आपके पास कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो दैट इज इन योर थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और बाकी जो पार्ट्स हैं उसमें कौन कौन से चैनल है मैंने आपको बता दिया। फिर 41 लूप डायरेटिक्स। डायरेटिक्स अब क्या है, कुछ ऐसी हम लोग ड्रग्स इस्तेमाल करें, ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करें जिससे हमने किडनी के फंक्शन को ना अगर इम्पेयर्ड है तो हमने उसको नॉर्मल करना होता है, या जैसे हम डिजायर्ड फंक्शन उससे लेना चाह रहे हैं वैसे लेते हैं। उन ड्रग्स के अंदर एक किस्म का ड्रग होता है लूप डायरेटिक्स, नाम से इंडिकेट कर रहा है इसने लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करना है, लेकिन वहां भी असेंडिंग लूप पे। असेंडिंग लूप पे भी कहाँ पे, जो अभी हम थिक वाला पार्ट अभी डिस्क्राइब कर रहे थे उसमें। तो डायरेटिक्स ने वहां पर काम करना होता है, वहां एक्ट करना होता है। इसके साथ साथ जो आपके पास बाकी दूसरे ड्रग्स होते हैं उसको भी आप एक दफा देख लो कि जो ऑस्मोटिक ड्रग्स हैं उसने प्रॉक्सिमल टिब्यूल पे एक्ट करना है। लूप डायरेटिक्स वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट लूप है, इसमें आपके पास फिरोसामाइड या ब्यूमेटानाइड आते हैं, FUROSEMIDE। फिरोसामाइड या ब्यूमेटेनाइड, BUMETANIDE, इसने थिक असेंडिंग लूप पे काम करना होता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है ना वो सिर्फ एक ही, थायजाइड डायरेटिक्स, जो कि आपके अर्ली डिस्टल टिब्यूल पे एक्ट करते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन उसने पूछा हुआ था दैट इज अबाउट लूप डायरेटिक्स, जो कि आपके असेंडिंग लिप पे काम करता है, वहां भी जो थिक वाला पार्ट है। मैम जी, ये आपने लास्ट रिपीट कर दें। थायजाइड डायरेटिक्स जो एक्ट करता है अर्ली डिस्टल टिब्यूल पे, डिस्टल टिब्यूल पे बेसिकली एक्ट कर रहा होता है। थायजाइड की स्पेलिंग्स हैं THIAZIDE, थायजाइड डायरेटिक्स। मैम आपने जो बताया कि डायरेटिक्स जो है वो सेंडिंग थिक लूप पे एक्ट करेंगे। वो लूप डायरेटिक्स करेंगे ना, हमारे पास डायरेटिक्स वो ड्रग्स हैं जिन्होंने आपके नेफ्रॉन के डिफरेंट सेगमेंट्स पे काम करना है। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स ने प्रॉक्सिमल टिब्यूल पे करना है, लूप डायरेटिक्स ने लूप पे करना है, उसमें भी असेंडिंग लिम्ब पे, उसको भी थिक पार्ट पे। और थायजाइड डायरेटिक्स ने अर्ली डिस्टल टिब्यूल पे करना है। डायरेटिक्स का काम ही बेसिकली आपके नेफ्रॉन पे एक्ट करना होता है। ठीक है, ओके मैम। जो अच्छा माइट थिक नेक्स्ट तो असेंडिंग पे अटैक करता है। जो फिरोसामाइड है, जी ये थिक पे जी। काम करता है। फिरोसामाइड और ब्यूमेटिनाइड ये दोनों थिक असेंडिंग लूप पे काम कर रहे होते हैं। देन आपके पास क्वेश्चन आते हैं एंडो से। उसमें सबसे पहले आपके पास है लेवी-लोरियन ड्वार्फ या पिग्मीज ऑफ अफ्रीका, एक कंजेनिटल डिजीज है जिसके अंदर बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर जो लिवर से सोमेटोमीडियन सी है ना, इन पेशेंट्स के अंदर सोमेटोमीडियन सी नहीं बन रहा। तो अब सोमेटोमीडियन सी है क्या, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि आपका लिवर सिंथेसाइज करता है ताकि आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो प्रॉपरली फंक्शन करे। अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल नॉर्मल अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, अपना फंक्शन कर रहा है, लेकिन सोमेटोमेडियन सीन नहीं है, उसके अंदर क्या होगा कि ग्रोथ हार्मोन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, चाहे उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नॉर्मल ही क्यों ना हो। तो ग्रोथ हार्मोन को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एक सब्सटेंस चाहिए होता है जो कि सोमेटोमेडियन सी है। आपका लिवर इसको प्रोड्यूस करता है, जिन पेशेंट्स के अंदर ये प्रोड्यूस नहीं करता उनकी ग्रोथ इम्पेयर्ड हो जाती है, ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, वो डवार्फ रह जाते हैं, बिल्कुल छोटा सा स्ट्रेचर होगा, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही होती है, और उनको हम बोलते हैं लेवी लोरियन ड्वार्फ या पिग्मीज ऑफ अफ्रीका। तो ये कंजेनिटल एनॉमली है कि बाय बर्थ ही ऐसा होता है उनके साथ। देन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 43, मिक्सोडीमा अकर्स विद लैक ऑफ हार्मोन। कौन सा हार्मोन
हार्मोन जब लैक करेगा तो मिक्सोडीमा होता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जब आपके पास थायराइड जो हार्मोन है ना, थायराइड हार्मोन, उसकी प्रोडक्शन अगर कम होगी तो आपके पास मिक्सोडीमा रिजल्ट होगा उसका। अब एक्सोडीमा में होता क्या है, आपके पास ना एडीमा होता है, और उसकी एडीमा के ना दो टाइप्स होती हैं। लेट्स से कि अगर किसी पेशेंट के हाथ पे एडीमा है और मैं उसके ऊपर थोड़ी प्रेस करूं और उसको छोड़ूं, प्रेस करने के बाद अगर तो वहां पे डिंपल पड़ा रहेगा ना, डिंपल रहेगा उस एरिया के ऊपर कुछ टाइम के लिए, तो उसको हम बोलते हैं पिटिंग एडीमा। और अगर मैं उसको प्रेस किया है और साथ ही मैंने छोड़ा है तो वहां पर डिंपल नहीं पड़ा, इसको हम बोलते हैं नॉन पिटिंग एडीमा। तो मिक्सोडीमा के अंदर जब आपके पास थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत कम, बिल्कुल खत्म हो जाती है, बिल्कुल लैक करता है पेशेंट के अंदर, तो उसको मिक्सोडीमा होता है। और मिक्सोडीमा की जो एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है वो इज नॉन पिटिंग टाइप ऑफ एडीमा, कि उसके अंदर अगर मैं उसके एडीमा को प्रेस करूंगी तो कोई इंडेंट नहीं होगा, कोई टिम्पल नहीं बनेगा, नॉन पिटिंग एडीमा। इसकी अगर हम बैकग्राउंड की बात करें ना, तो इसमें क्या होता है कि आपके पास हाइलुरोनिक एसिड और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट की जो क्वांटिटीज है ना वो इंक्रीज कर जाती हैं, उस वजह से एडीमा होता है। लेकिन बेसिक अगर हम हार्मोन की बात करें तो दैट इज थायराइड के लैक की वजह से आपके पास मिक्सोडीमा होता है। देन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। अब कुशिंग सिंड्रोम क्या है कि आपके पास जो एड्रीनल हॉर्मोन्स हैं उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर गई है, तो दैट इज कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में आपके पास जो सबसे मेजर फाइंडिंग है वो मून फेस होता है, यानी जो पेशेंट है ना उसका फेस बिल्कुल गोल मटोल सा बन जाता है, उसको हम बोलते हैं मून फेस। तो फर्स्ट इसकी फाइंडिंग ये है। इसके साथ साथ और भी चीजें हैं जो इसके साइंस एंड सिम्टम्स में आती हैं। इन पेशेंट्स के अंदर वेट गेन होता है, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल इश्यूज हो जाते हैं, फीमेल के अंदर हिर्सुटिज्म होता है। हिर्सुटिज्म होता है कि अनवांटेड एरियाज पे भी हेयर्स की, बहुत थिक हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है। मेल के अंदर इनफर्टिलिटी, इम्पोर्टेंस कॉज करता है। इसके साथ साथ डिप्रेशन, मसल वीकनेस और फ्रैक्चर्स, इनके चांसेस को इंक्रीज कर देता है। जो उसके साइंस में चीजें आती हैं वो मून फेस है, या जो जो पेशेंट है ना उसकी गर्दन मोटी सी हो जाती है, उसमें फैट के पैड एक्यूमुलेट हो जाता है, बफेलो हम्प बन जाता है उसका। तो यहाँ पर जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें वेट लॉस लिखा हुआ है, जबकि वेट गेन होता है, स्किन की थिनिंग हो जाती है इसके अंदर, यहाँ पे थिकनिंग लिखी हुई है, तो अल्फा और बीटा ऑप्शन इनकरेक्ट है। मून फेज इज करेक्ट। इसके साथ साथ मसल और बोन की भी थिनिंग होती है, मसल्स भी वीक होते हैं और बोन भी वीक होती है, इतनी कि फ्रैक्चर जो है उसके चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। तो कुशिंग सिंड्रोम के साइंस एंड सिम्टम्स में जो यहाँ पर गिवन करेक्ट ऑप्शन है दैट इज चार्ली। लास्ट आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन, विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद हाइपोकैल्सीमिया। इसको याद रखने का ना एक बहुत ही एक आसान तरीका है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम कम होगा ना, तो आप ये देख लो कैल्शियम और सोडियम ने ना आपस में रेस लगाई होती है। अगर कैल्शियम कम हुआ सोडियम ज्यादा होगा, और अगर किसी को मसल फिजियोलॉजी याद हो तो सोडियम के ज्यादा होने पे मसल ट्विच हो जाता है, मसल जो है वो टेटिंग में चला जाता है। अगर हाइपोकैल्सीमिया हुआ, सोडियम ने अपना फंक्शन ज्यादा परफॉर्म करना शुरू कर दिया, आपके मसल टेटनी की तरफ जाएंगे। ठीक है। टेटनी में क्या होता है, आपके पास ना एक साइन आता है कि लेट्स से मैं यहाँ पे ना हाथ ड्रॉ कर रही हूँ, ये पेशेंट का बाजू है, ये उसका हाथ है और ये उसकी फिंगर्स हैं। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास बन जाता है, ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के अंदर है, जिसके अंदर आप समझ लो कि अगर आप फिस्ट बना रहे हो ना, मुट्ठी बना रहे हो, थंब को आपने अंदर कर लिया और फिंगर्स को आपने बाहर कर दिया। मैं आपको उसकी पिक्चर भी सेंड कर दूंगी बल्कि। तो इस तरह से आपका जो हाथ है वो स्पाज्म के अंदर चला जाता है। इस स्पाज्म को हम बोलते हैं कार्पोपीडल स्पाज्म, और इसी साइन को हम बोलते हैं टॉर्सुअस साइंस। ठीक है। ये दोनों कंडीशन कब हो रही हैं, टेटनी की या स्पाज्म की कंडीशन कब हो रही है, जब बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो रहा है। इसके साथ साथ अभी हम लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग के अंदर भी देखा कि कैल्शियम वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर योर नॉर्मल ब्लड क्लॉट। लेकिन अगर आपके हाइपोकैल्सीमिया की स्टेट है, कैल्शियम लेवल ड्रॉप कर गया है, तो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर भी इशू आएंगे, इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग होगी। तो यहाँ पर जो साइंस आपको दिए हुए थे हाइपोकैल्सीमिया के अंदर, इट इज एसोसिएटेड विद ऑल थ्री, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। जो कार्पोपीडल स्पैज्म है मैं उसकी पिक्चर आपको दिखा दूंगी ग्रुप के अंदर। ठीक है। आज की डिस्कशन इतनी है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। मैम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दें। ऐसे मैंने मैम इमन से बात करी थी, वो कह रही थी कि मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ, लेकिन जो बच्चे फिरदौस से पढ़े हैं उन्होंने कहा था उनके लिए तो बस सब कुछ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक शॉर्ट बुक है। ठीक है। अगर कोई गाइडेंस से पढ़ा है तो वो मुझे बता दे।
वरना उसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, मैं वो रिटन में या जैसे भी मैम ने पीडीएफ बनाया हुआ है मैं आपसे शेयर कर दूंगी। ठीक है, ओके मैम। ओके चलिए फिर एंड करते हैं इसको यहाँ पे।